नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और न्यूज का प्राइम टाइम शुरू हो चुका है। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। तो खबरों की इस हलचल के बीच आज की जो बड़ी खबरें हैं उन पर पूरा विश्लेषण आपको देंगे, उस पर पूरी डिटेल देंगे। बिहार चुनाव की हर हलचल पर हमारी नजर होगी, लेकिन वो 4 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज बात होगी, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में त्योहारों को लेकर कौन कर रहा है माहौल बिगाड़ने की साजिश, इस पर होगी पूरी बात। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करेंगे। आखिर यूपी में जो तारीफों का दौर निकल पड़ा है, क्या संदेश देने की कोशिश है? मायावती तारीफ कर रही हैं योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश तारीफ कर रहे हैं आजम खान की, आजम तारीफ कर रहे हैं मायावती की। आखिर हो ये क्या रहा है, इस पर होगी बात। बिहार चुनाव में आपको दिखाएंगे क्या मान गए हैं मोदी के हनुमान। चिराग पासवान को एनडीए ने आखिर कैसे मना लिया है, इस पर पूरी डिटेल। बात आईपीएस पूरण कुमार की भी होगी और सवाल ये होगा कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन शुरुआत कार्यक्रम की एक तस्वीर के साथ करना चाहती हूं और ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहां स्क्रीन पर मैं ये तस्वीर सबसे पहले दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इससे पहले संवैधानिक पदों पर शपथ की तस्वीर देखी होगी। मुख्यमंत्रियों को शपथ लेते हुए देखा होगा, राष्ट्रपति को शपथ लेते हुए देखा होगा, बड़े से बड़े संवैधानिक पदों की शपथ ग्रहण देखी होगी। लेकिन ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ना, ये चेहरे उत्तर प्रदेश में पकड़े गए बदमाश हैं। क्यों शपथ ले रहे हैं, किस वजह से शपथ ले रहे हैं, पहले जरा इसकी एक झलक देखिए। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित रहूंगा। मैं महिलाओं के प्रति हिंसा, अपराध, भेदभाव से दूर रहूंगा। उनके प्रति सम्मान गरिमा के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। गंदे बोल से परहेज करूंगा और मैं उनकी प्रगति में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनूंगा। तो बदमाशों का ये शपथ ग्रहण था मिशन शक्ति के तहत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये ठान लिया है कि किसी भी सूरत में महिलाओं के सम्मान में होने वाली इस तरह की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा। और इसे लेकर, हालांकि ये तस्वीर हमने आपको उत्तर प्रदेश के बागपत की दिखाई, लेकिन त्योहारों का वक्त है और त्योहारों के इस सीजन में जमीन पर ऑन ग्राउंड किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं सख्त आदेश। और उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से हिस्से हैं जहां पर तेजी से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये एक्शन लिए जा रहे हैं, देखिए। यूपी सरकार के मिशन शक्ति अभियान 5 के तहत पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगा रही है। जरा सुनिए हापुड़ के एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह कैसे सैकड़ों मंचलों को सुधार का संकल्प दिला रहे हैं। बार मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इस तरह की कभी हरकत जिंदगी में कभी मत करना। आज सब लोग जो है ये शपथ लेंगे, आज हाथ उठाइए सब लोग, ऐसे सारे लोग हाथ उठाइए। जो मैं कहूंगा वही बोलिएगा, ठीक है। आज हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। खुद योगी बार बार पिछली सरकारों पर हमला करते हुए महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि देख सफाई बिटिया घबराई, देख सफाई बिटिया घबराई, ये बात उस समय भी चलती थी। और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा, देखो होगा कोई सपा का गुंडा। इस बीच सीएम योगी ने आगामी त्योहारों को लेकर बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। खास बात यह रही कि सीएम योगी ने इस मीटिंग में कुछ जिलों की तारीफ की तो कुछ जिलों के कामकाज को लेकर असंतोष भी जताया। मिसाल के तौर पर योगी ने बरेली और कानपुर पुलिस के कामकाज की सराहना की, लेकिन प्रयागराज और वाराणसी के काम के तरीके पर नाखुश दिखे। बरेली हिंसा के बाद हुई कार्रवाई पर वहां की पुलिस और कानपुर ब्लास्ट केस में समय रहते हालात पर नियंत्रण के कारण कानपुर पुलिस की पीठ थपथपाई गई। वही वाराणसी में सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणी की कुछ घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हुए।
त्योहारों को लेकर सीएम ने कहा कि खुफिया तंत्र को सक्रिय रखा जाए और पुलिस बल हर स्तर पर अलर्ट रहे। सीएम ने अतिक्रमण के खिलाफ भी एक बार फिर चेतावनी जारी की। अगर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर कोई दूसरा ही यमराज का दूत उसका इंतजार भी कर रहा होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो ग्राउंड पर उतरकर काम करें। जाहिर है इसका असर भी दिख रहा है। तो त्योहारों के सीजन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बात थी, लेकिन अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े 4 अहम चेहरों को लेकर है और इन 4 चेहरों के इर्द गिर्द कैसे यूपी की राजनीति घूम रही है आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और आजम खान। योगी और अखिलेश तो एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन 3 दिनों में 3 तारीफों पर जरा गौर करिए। अखिलेश ने आजम की तारीफ की, आजम ने मायावती की तारीफ की और मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। लेकिन ये तारीफें किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए खतरनाक है, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। जो हम यहां पर आपको स्क्रीन पर पीडीए दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिनकी वो बात करती है, इस पीडीए का डी यानी दलित भी जरूरी है और इसी पीडीए का ए यानी अल्पसंख्यक भी जरूरी है। और ऐसे में अगर दलित और अल्पसंख्यक किनारे हो जाए तो अकेले पी यानी पिछड़ा क्या कर पाएगा, ये सवाल है। और यही बात ध्यान देने की है, गौर करने की है। मायावती योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं और आजम खान कर रहे हैं मायावती की तारीफ। तो पीडीए में क्या अखिलेश यादव अलग थलग पड़ गए हैं? सुनिए सबसे पहले यहां पर आजम खान का बयान। उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा देश बहुत सम्मान करता है और वो इसकी अहल भी हैं। मेरा उनसे मुख्यमंत्री रही नहीं रही इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में दिल में कोई कमी नहीं है और मिलने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें। हमारी कुछ इंसानी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी ज़रूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं। उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं, कभी भी ज़रूरत होगी तो मिल सकते हैं। तो आजम खान मायावती की तारीफ कर रहे हैं और इसके हिसाब से अगर नए समीकरण बनते हैं तो क्या होगा, ये सवाल है। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य आधार दलित समुदाय है, जो यूपी में मुख्य तौर पर जाटव और रैदास समाज है। जब बीएसपी मजबूत होती है तो ये दलित वोटों के मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के पाले में जाने से रोकती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22% के आसपास वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा घटकर 9.38% हो गया, यानी बीएसपी ने अपने मूल दलित वोट बैंक को बचाए रखा। यानी बीजेपी के लिए बीएसपी के वोट तब तक फायदेमंद है जब तक ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट नहीं होते। और मायावती के लिए भी जरूरी है कि वो समाजवादी पार्टी को अपना मुख्य दुश्मन बताए, अकेले चुनाव लड़े ताकि उनका कोर वोट उनके साथ बना रहे। तो कुल मिलाकर मायावती मजबूत होती हैं तो फायदा किसका है? बिहार चुनाव भी है और मायावती पहले ही बिहार में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति में 1 और 1 हमेशा 2 नहीं होते, कभी कभी 0 भी हो सकते हैं, तो कभी कभी 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। तो यूपी की पॉलिटिक्स से आगे निकलकर आइए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान की बीते दिनों में बीजेपी के अहम नेताओं से बड़ी बैठकें हुई और इन बैठकों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि चिराग मान गए हैं। सबसे पहले मिले थे 7 अक्टूबर को, देखिए नित्यानंद राय से, धर्मेंद्र प्रधान और तावड़े से। उसके बाद देखिए उसी दिन फिर उनकी मंगल पांडे से भी मुलाकात हुई। लेकिन इसके बाद आपको बता दें 9 अक्टूबर को दिल्ली में नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान से उनकी फिर मुलाकात होती है और कल ही नित्यानंद और चिराग की मां से भी मिले। 10 अक्टूबर यानी आज दिल्ली में नित्यानंद फिर से चिराग से मिले हैं। तो तस्वीरों से देखिए साफ है कि चिराग पासवान को मनाने का लंबा चौड़ा दौर चला, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिस पर चिराग पासवान राजी हो गए।
बिहार का घमासान, मान गए मोदी के हनुमान। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। चिराग का बयान, सीटों पर जल्द ऐलान। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। मुलाकात पर मुलाकात तब बनी बात। एनडीए में सुलझ गया सीटों का पेच। एनडीए के अंदर चिराग की वजह से मचा घमासान अब धीरे धीरे शांति की राह पर है। सीटों को लेकर जो तकरार चल रही थी वो धीरे धीरे सुलझने लगी है। मुलाकात पर मुलाकात होती गई, तब जाकर बात बन पाई। बीते कुछ दिनों से एनडीए के अंदर खाने से एक खबर आ रही थी कि चिराग को जो सीटें ऑफर की जा रही हैं, उससे वो नाराज चल रहे हैं। इसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चिराग से लगातार मुलाकात की। बातों का एक लंबा दौर चला। बीजेपी चिराग को मनाने में लगी रही और आखिरकार इसका सकारात्मक नतीजा निकला। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक चिराग को 25 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी और चिराग में सहमति बनी है। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान देने पर बात हुई। इसके साथ बिहारी फर्स्ट विजन को भी लागू किया जाएगा। अब लगभग साफ हो चुका है कि चिराग मान चुके हैं, सब कुछ सेट हो गया, बस ऐलान होना बाकी। आज नित्यानंद राय से हुई मुलाकात के बाद जब आत्मसम्मान को लेकर चिराग से सवाल पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग कई मौकों पर खुद को पीएम का हनुमान बता चुके हैं। इस बार भी उन्होंने पीएम मोदी का ही नाम लिया। 24 घंटे पहले जो चिराग बगावती सुर दिखा रहे थे, वो अब ठंडे पड़ चुके। कह रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। चिराग और नित्यानंद राय मुलाकात के बाद साथ निकले। सुनिए मीटिंग पर नित्यानंद ने क्या कहा। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। चिराग पासवान तो मान गए, लेकिन अब बारी मांझी की है। इसी बीच बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी सीटों को लेकर तालमेल बिठाना बड़ा चैलेंज होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी मांझी और कुशवाहा को किस तरह से मनाती है और कितने सीटों पर बात फाइनल होती है। पटना से एनडीटीवी के लिए शिवम। दरअसल देखिए, चिराग को मनाने का जो लंबा दौर चला ना, उसके पीछे वोटों का खेल है, क्योंकि चिराग के पास है मजबूत वोट बैंक और बिहार में पासवान 5% से ज्यादा है, तो वहीं रविदास भी 5% से ज्यादा है। मुसर की आबादी 3%, तो वहीं पासी भी 1% के आसपास है। तो कुल मिलाकर 14% का ये वोट बैंक है, जिसका सारा खेल है। अब आंकड़े बताते हैं कि जब जब चिराग साथ रहे हैं, बीजेपी और एनडीए मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव में चिराग साथ थे तो एनडीए 30 सीटें जीती थी, जेडीयू को 12 मिली थी, बीजेपी को 12 और चिराग को 5 और मांझी की पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो वहीं आपको बता दें 2020 में चिराग एनडीए से अलग चुनाव लड़े और तब एनडीए बमुश्किल किसी तरह से बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी। एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जो पिछली बार की तुलना में काफी कम था। बीजेपी को 74 तो वहीं जेडीयू को 73 सीटें मिली थी। तो ये थी ओवरऑल पिक्चर, जिसकी वजह से चिराग पासवान को मनाने, समझाने की और साथ लेकर चलने की सभी कोशिशें आपने इन मुलाकातों में देखी। लेकिन आइए बात करते हैं यहां पर छोटे सरकार की। आपको बता दें, अनंत सिंह, देखिए सीटों का बंटवारा तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इस बीच उन्होंने घोषणा कर दिया कि अपने दलबल के साथ वो पर्चा भरने के लिए 4 दिन बाद निकल पड़ेंगे। 14 अक्टूबर को दलबल के साथ अनंत सिंह अपने नामांकन के लिए तैयारी में जुट गए हैं।
वैसे तो ढलते साल के साथ ठंड का हल्का एहसास शुरू हो गया है, लेकिन बिहार की फिजाएं गर्म हो चली है। बिहार में चुनावी रणभेरी बजने के बाद सभी पार्टियों का ताबड़तोड़ प्रचार शुरू हो गया है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से अभी ना तो सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ है और ना ही कैंडिडेट की घोषणा। लेकिन इस बीच छोटी सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अनंत सिंह 4 दिन बाद यानी कि 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। हालांकि जेडीयू ने अभी तो उनके नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अनंत सिंह ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी है। फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट में अनंत सिंह ने लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में मोकामा विधानसभा क्षेत्र 178 से हमारे नामांकन समारोह में आप सभी जनता मालिक सादर आमंत्रित हैं। ये हमारे लिए गौरव और संकल्प की बेला है। आप सभी राजनीतिक मालिकों और समर्थकों से विनम्र निवेदन है, अपना आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन अवश्य प्रदान करें ताकि ये यात्रा जनहित और न्याय के मार्ग पर सफल हो सके। 2005 में अपना सियासी सफर शुरू करने वाले बाहुबली अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। चर्चित AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट की तरफ से बरी होने के बाद एक बार फिर चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। 2020 में अनंत सिंह ने आरजेडी का दामन थाम लिया था और आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार वो जेडीयू के पाले में लौट आए हैं। पिछले दिनों जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए थे, तब उनसे चुनावी तैयारियों को लेकर सवाल पूछा गया था। इस सवाल पर पिछली बार आरजेडी से लड़े थे, लेकिन इस बार क्या तैयारी है, इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना था, जरा सुन लीजिए। सामने चुनाव है, क्या तैयारी है? तैयारी की चुनाव लड़ेंगे, मोकामा से ही लड़ेंगे। हाँ, मोकामा से लड़ेंगे। किस पार्टी पर लड़ेंगे, इस पर भी थोड़ा हमारे दर्शक। नीतीश जी के पार्टी से लड़ेंगे। नीतीश जी के चुनाव पे? हाँ। पिछली बार तेजस्वी के साथ थे, इस बार नीतीश जी के साथ है। जहाँ मन रहता था हम जाते हैं। नीतीश जी के साथ मन ठीक है? हाँ। कितना आश्वासन रहेगा कि मोकामा में इस बार फिर से आपकी जीत है, जनता आपके साथ है, क्या कहना? 200%। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बनेंगे क्या लगता है? 3 जोंग लगातार फिर बनेंगे, अब हो गए। तो सूत्र बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद जेडीयू के सीनियर नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी की तरफ से अनंत सिंह को जेडीयू से टिकट मिलने का आश्वासन दिया गया था। तभी से वो जेडीयू से टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त हैं। 2020 के चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन 2022 में एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी, लेकिन अब अनंत सिंह उस केस में बरी हो चुके हैं और फिर से एक बार चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार है। पटना से एनडीटीवी इंडिया के लिए रमन राय। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की, जिन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। इस बीच हमने पप्पू यादव से तो उन्होंने कहा कि चाहे चुनाव आयोग उन्हें सूली पर क्यों न लटका दे, लेकिन लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेंगे। अब चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना। चुनाव आयोग के डर से हम गरीबों की मदद करना छोड़ दें, ये तो पप्पू यादव से संभव नहीं है। कर दीजिए जो करना है। पप्पू यादव आखिर चुनाव आयोग को इस तरह से चुनौती क्यों दे रहे हैं? ये तस्वीर देखिए, बिहार के वैशाली में पप्पू बाढ़ पीड़ितों की भीड़ में खड़े होकर कैश बांट रहे हैं। ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। इस घटना को लेकर सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज है। जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं और हमारा कोई पार्टी नहीं है और हम गरीब की मदद कर रहे हैं, इससे वोटर का प्रभावित होने का कोई मतलब नहीं है। हमको नोटिस भेजा गया। आपको क्या क्या नोटिस? नोटिस क्या भेजता है? आचार संहिता। आचार संहिता में लोग थाना में लिख के देता है। तो भैया अब हम चुनाव आयोग से कितना डरे? या अब इन लोगों के से आपको फांसी दे दो, जितना केस करना हो। यदि ये परिस्थिति आएगी, हमारे पास डेली जहां मैं रहता हूं लोग आते हैं मेडिकल के लिए, उन चीज़ों के लिए मदद मांगने। तो आप दिल्ली में भी करते हैं? नहीं, यहाँ आता है तो हम उसको क्या कहेंगे? नहीं, अभी आचार संहिता है, तुम अब तुम्हारा बेटा को मरने दो। पप्पू यादव का कहना है कि बाढ़ और बारिश के कारण जो आबादी परेशान हो रही है, उसकी मदद ना तो सरकार कर रही है, न बाकी राजनीतिक दल। हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो मदद मांगने वालों को ना नहीं कर सकते। सर, ऐसी परिस्थितियां आएगी तो वहाँ चुनाव माने नहीं रखता है और ना ही चुनाव से उसका कोई लेना देना है।
वो ह्यूमन बीइंग है और उसकी मदद हम करते ही रहेंगे। पप्पू यादव का कहना साफ है कि यदि ऐसी परिस्थिति बनी तो चुनाव होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिनको मदद की जरूरत होगी। मनोजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो यहाँ पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, कैश देने के मामले में। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये महाराष्ट्र के हिंगोली से तस्वीर इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जहां पर सड़क पर नोट फेंक कर देखिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन हिंगोली के किसानों का कहना है कि उनके कुछ हिस्से में किसानों को इस पैकेज से अलग क्यों रखा गया। इस बात पर क्रांतिकारी किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने गोरेगांव तहसील में खास तरीके से अपना आक्रोश दिखाया। हे तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला कळू द्या की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री या सरकारने सांगाव, म्हणून आम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे काही एक अप्पर तहसील घोषित केलं 2019 ला, त्या अप्पर तहसील पुढे हे या तहसीलदाराच्या माध्यमातून हे पैसे या सरकारच्या या माझ्या शेतामध्ये पेरले। और इस वक्त देखिए बिहार चुनाव को लेकर हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने कल एक अहम बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बिहार चुनाव को लेकर संसदीय दल की कल दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। एलजेपी की चिराग पासवान ने ये अहम बैठक बुलाई है। अब हालांकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर भी दिखाई कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो एक टकराव की स्थिति थी उसमें चिराग पासवान को मना लिया गया है, खबर आ रही है। लेकिन इस बीच एलजेपी में आप बता दें संसदीय बोर्ड की बैठक कल होगी और सीटों के बंटवारे पर ये मंथन होगा। तो देखिए सीट शेयरिंग अभी एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है अलग अलग दलों के बीच, लेकिन जो मांग पहले थी 40 सीटों के आसपास, उसे लेकर अब जो खबर हमारे पास है 20 से 25 सीटों पर सहमति हो गई है। जो तमाम मुलाकातें बीते दिनों हुई हैं, लेकिन अब इसको लेकर कल तस्वीर और साफ हो जाएगी ऐसा लग रहा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको खबर दिखाएंगे आईपीएस पूरण को कब मिलेगा इंसाफ। तो बिहार चुनाव में एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस बीच कार्यकर्ता भी अपनी पसंद के कैंडिडेट को टिकट दिलाने के लिए कैसे डेरा डाले हुए हैं दफ्तरों के बाहर, बड़े नेताओं के घरों के बाहर। ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां राबड़ी आवास के बाहर बीते 48 घंटे से आरजेडी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से अभी सीटों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अपने पसंद के नेता को टिकट दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। बिहार में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, सभी पार्टी के कार्यकर्ता बिहार में जुटने लगे। राबड़ी आवास के बाहर तो 2 दिन से प्रदर्शन जारी है। बरहरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पूर्व विधायक सरोज यादव को टिकट देने की मांग को लेकर अड़े हैं। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है, लेकिन हम लोग अपने नेता से मिल करके जाएंगे। हमारे नेता आश्वासन दे दे कि आपका विधायक जी को हम लोग सिंबल देने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ धरना नहीं दिए हुए हैं, हम लोग मांग करने के लिए आए हुए हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग मांग करने के लिए। हम लोग वफादार सिपाही हैं राष्ट्रीय जनता दल के। आप लोगों ने पोस्टर में लिखा है कि बाहरी को भगाना है, तो बाहरी कौन है? बाहरी है बहुत बहरूपिये घूम रहे हैं बड़हारा में, संदेश से आकर के आरा विधानसभा से आकर बहुत बहरूपिये घूम रहे हैं कि हमको लालू यादव टिकट दे दिए, ये हो गया। लेकिन लालू यादव पर हम लोगों का भरोसा है। हमारे नेता लालू जी सरोज यादव के टिकट देंगे, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग मांग करने के लिए आए हैं। हम लोग लालू जी आश्वासन दे दीजिए कि सरोज यादव को हम टिकट देंगे। हम लोग यहाँ से जिस सरोज यादव को टिकट दिलाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर डटे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। हम 15 में गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला था। तो मैंने 2015 बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें हम 13,900 वोट से निर्वाचित भी हुए थे। दोबारा राष्ट्रीय जनता दल 2020 में मुझे अपने सिंबल दे करके 2020 बिहार विधानसभा के लिए मुझे भेजा गया। उस समय भी हमने चुनाव जीत रहे थे, लेकिन वहाँ के तत्कालीन सांसद आर.के. सिंह डीएम से मिल करके, सारे ऑब्जर्वर से मिल करके मुझे मात्र 4900 वोटों से हराया गया था। टिकट किसे मिलेगा ये भी जल्दी साफ हो जाएगा। सीटों के बंटवारे के बाद सभी पार्टियों का अगला टारगेट यही रहने वाला है।
सरोज यादव के समर्थक और खुद सरोज यादव कल देर रात से रावरी आवास पर धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बड़ारा से सरोज यादव को टिकट मिलना चाहिए। सहयोगी आशीष के साथ मैं शिवम, एनडीटीवी पटना। और इस वक्त आईपीएस पूरन के मामले में एक बड़ी खबर आपको बता दें, उनके जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 सदस्यों की एसआईटी गठित की गई है। इसकी अगुवाई चंडीगढ़ के आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार कर रहे हैं और इस टीम में एसएसपी कंवरदीप, एसपी सिटी क्राइम प्रियंका, डीएसपी चरणजीत विर्क, डीएसपी गुरजीत कौर और इंस्पेक्टर जयवीर राणा शामिल हैं। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन सिंह की मौत मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने अधिकारी को जान देने के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है। तीन दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एक आईपीएस अधिकारी पूरन के सुसाइड से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच के बाद जब परतें खुली तो एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों के नाम आने लगे। सुसाइड से पहले पूरन ने एक नोट छोड़ा था जिसमें कई अधिकारियों के नाम का जिक्र था। इसके साथ ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी था जिसमें उन अधिकारियों की तरफ से प्रताड़ित करने का जिक्र था। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस मामले में आईपीएस पूरन की पत्नी ने डीजीपी और रोहतक एसपी की शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद आईपीएस आलोक मित्तल से मुलाकात की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आलोक मित्तल को डीजीपी पद की कमान सौंपी जा सकती है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जिन पर आरोप लगे हैं, उनकी पद से छुट्टी हो सकती है। आइए अब आपको सुसाइड केस में उन अधिकारियों के नाम बताते हैं जो अब तक सामने आए हैं। इनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला रामचंद्रन, एडीजीपी संदीप खिरवर, एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों, एडीजीपी संजय कुमार, एडीजीपी माता रवि किरण, आईपीएस शिवास कविराज, आईजी पंकज जैन, आईजी कुलविंदर सिंह और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया के नाम शामिल हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब एक्शन की तैयारी है। सुसाइड से पहले पूरन ने 9 पेज का एक नोट लिखा था जिसमें उन बातों का जिक्र किया कि आखिर कैसे अधिकारी उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। पूरन ने अपने नोट में लिखा, 2020 में भेदभाव, अपमान, मानसिक उत्पीड़न शुरू हुआ। तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने मेरा उत्पीड़न शुरू किया। हरियाणा कैडर के अन्य अधिकारी आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। तत्कालीन एसीएस गृह सचिव अरोड़ा ने मुझे छुट्टियां नहीं दी। मैं अपने बीमार पिता से मिलने तक नहीं जा सका। वर्षों तक मुझे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। मेरे खिलाफ छद्म नामों से दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की गईं। सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित और शर्मिंदा किया गया। मेरे द्वारा की गई शिकायतों की जांच तक नहीं की गई। सरकारी आवास के लिए मेरे ऊपर अतिरिक्त नियम लागू किए गए। नवंबर 2023 में मेरा सरकारी वाहन वापस ले लिया गया। मैं और अधिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब कुछ खत्म करने का निर्णय लिया है। जाहिर है मामला हाई प्रोफाइल है और सीएम की भी नजर इस मामले पर है। बहरहाल अब इस मामले में अनुसूचित जाति आयोग की एंट्री हो गई है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों से 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। जब पूरन से खुदकुशी की तब उनकी पत्नी अमनीत एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान के दौरे पर थी। इस बीच उन्हें पति के सुसाइड की खबर मिली। लौटने के बाद पत्नी ने सीएम से मुलाकात की और तमाम अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की। माना जा रहा है कि इस मामले में वरीय अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब उन्हें पद से हटाते हुए जांच के दायरे में लाने की कवायद तेज हो गई है। और देखिए, आईपीएस पूरन का मामला अब सियासी तूल भी पकड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में अब जातिवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि बीजेपी सरकार में भी दलितों का दमन हो रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सवाल उठाए हैं। This is nothing new as far as BJP is concerned. Right from 2014, if you look back, right from Vemula's case in Osmania University, he committed suicide because of the harassment and humiliation by the seniors. Then you could see that Unnao assault on the Dalits in Gujarat. Then you can see Atras, a series of attacks.
हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी का वर्षों तक इतना शोषण होना, इतना उनको उनकी जाति को लेकर प्रताड़ित करना कि वो आदमी अपने आप को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर लेता है। कई जगह लिखा जा रहा था कि तो झूठी कंप्लेंट करते हैं साहब, ये तो SC/ST एक्ट का झूठा फायदा उठाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई झूठी कंप्लेंट तो कर सकता है, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, मगर कोई झूठी कंप्लेंट करते करते इतना परेशान हो जाए कि वो खुद को ही गोली मार दे, ये संभव नहीं है। और इस वक्त अहम खबर जुड़ी हुई तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह से। एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी को लेकर तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का विरोध अब बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद में जुम्मे की नमाज के बाद उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। इसमें सर तन से जुदा के नारे भी लगे। टी राजा सिंह पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर गोशा महल सीट से जीते थे, लेकिन इसी साल प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हुए मतभेद के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। तो हैदराबाद में जुम्मे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन जो है उनके खिलाफ हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। इससे पहले बीजेपी के टिकट पर गोशा महल से चुनाव जीते थे, लेकिन इसी साल प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जब मतभेद हुआ तो फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। बात अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। उनका एक बयान आ गया है सुर्खियों के केंद्र में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक दीदी का शासन है, दादा का शासन आएगा तो जाएंगे। हालांकि बंगाल में उनकी एंट्री को लेकर जब ये सवाल पूछा गया तो बाद में फिर उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। बंगाल में ममता ने रोक दी बाबा बागेश्वर की कथा। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? कथा पर सियासी कलेश, बाबा का साफ संदेश, बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ न रहें। पश्चिम बंगाल में कथा रोकने पर बाबा का क्लियर मैसेज। मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें, दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। दादा आएंगे तभी बंगाल जाएंगे, बाबा बागेश्वर। कोलकाता में 10 से 12 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा होनी थी, लेकिन ये कथा रोक दी गई। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री लाल हो गए, ऐलान कर दिया कि जब तक दीदी हैं तब तक बंगाल नहीं जाएंगे, दादा आएंगे तभी बंगाल जाएंगे। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो परमिशन ही कैंसिल हो गई, दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हमका क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें, दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। बारिश की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को टाल दिया गया था। किसी और जगह पर कथा के लिए भी अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे स्थगित कर दिया। हालांकि बाबा बागेश्वर ने कहा कि उन्हें दीदी से कोई दिक्कत नहीं है, उनका मकसद सिर्फ सनातन को बचाए रखना है। तो भगवान करे दीदी बनी रहे, उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखे, धर्म के खिलाफ न रहे। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, न राजनीति के विरोध में है। हम सनातन के पक्ष में हैं और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में थे, एक कथा कर रहे थे। इसी कथा में बोलते बोलते ये बातें बोल गए। इसको लेकर जब बाद में धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछा गया तो सफाई देने लगे। नहीं, ऐसा नहीं। हमने ये कहा है कि अभी की अपरिहार्य कारणों से तो रद्द हो गई है परमिशन, और आगे कालांतर में जब सामान्य स्थितियां बनेगी तो जाएंगे। भगवान करे कि सब सामान्य हो गए, और दीदी जब तक हैं तब तक बड़ा कठिन लग रहा है, भगवान करे कि दादा आ जाएं। ऐसा हमारे मुंह से निकला था कथा में। तो जाना तो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि हम भारत के हैं और भारत में कहीं पे भी भारतीय नागरिक को जाने का अधिकार है। धीरेन्द्र शास्त्री भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन वो चाहते हैं कि बंगाल से तृणमूल कांग्रेस यानी ममता की सरकार जाए, और वो किसकी सरकार चाहते हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर आपको एक अहम खबर देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, पटना में कल घोषणा हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है। देखिए, सीटों को लेकर ये सस्पेंस बरकरार था और हर दिन लगभग ये सवाल पूछा जा रहा था कि सीटों को लेकर क्या सूरत होगी। इस बीच हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत में आपको खबर दिखाई कि चिराग पासवान मान गए हैं, जीतन राम मांझी को भी ऑन बोर्ड जल्द ही ले लिया जाएगा। और इस बीच अब पटना में सीट शेयरिंग की घोषणा की संभावना है। कल के दिन में ये बड़ी खबर सामने आ सकती है कि ओवरऑल पिक्चर एनडीए के जो सहयोगी हैं उनके साथ में बिहार चुनाव में उतरने की तैयारी क्या होगी। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी के परिवार को सरेआम निशाना बनाया। घटना क्या थी? एक मामूली घटना, हॉर्न बजाने को लेकर यह विवाद था। पूरी खबर देखिए। सड़क पर दबंगों से घिरा शख्स एक पुलिसकर्मी का भाई है और उसे बेरहमी से पीट रहे ये दबंग कानून की राज को चुनौती दे रहे हैं। पूरा मामला हॉर्न बजाने से जुड़ा है। हाथरस पुलिस के सिपाही ने रामलीला कार्यक्रम के बाहर भीड़ को हटाने के लिए हॉर्न बजाया। बस हॉर्न की यही आवाज गांव के दबंगों को खटक गई। गुस्साए दबंगों ने सिपाही की कार रुकवाई, गाली गलौज की। आरोप ये भी है कि सिपाही की पत्नी से कुंडल छीनने की भी कोशिश की गई। इसके बाद दबंगों ने सिपाही के भाई को भी घेर लिया और उसे बेरहमी से पीटा। उसे घसीट कर मारा गया। हमारे गांव में रामलीला का आयोजन चल रहा था, तो दबंग दो आदमी आए, हमको गालियाँ देने लगे। इसी वजह से हमने भी कुछ दो बातें बोली, इसीलिए और हमको मारने में लग गए। तो जो गाँव वाले बचाने के लिए आए तो उनको भी उन्होंने लात घूसा किया है और हमको तो बहुत ज़्यादा मारा है सर। सवाल उठता है कि जब एक सिपाही का परिवार अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा।